हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे वो पहले ही हम यहाँ लिख चुके हैं। इसमें हमको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में इसमें हमको सिमिलरिटी पढ़ना है। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं वो पढ़ना है। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आगे ही नहीं, ये अभी ही नहीं, ये आगे भी जो है आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम ढेर सारे पेपर में ये पूछा जाता है। और तीसरा इसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये तीन बेसिक चीजें हम इसमें देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा बेस इसमें क्लियर करेंगे। बेस इन द सेंस कि ट्रायंगल होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, और और काफ़ी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो अगर जो इसमें नए जुड़े हैं, जो लोग इसमें नए जुड़े हैं, उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि इस पे आपका पूरा क्लास 10th का मैथ चल रहा है, जिसमें हमने कई सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। जिसमें पहला हमने एपी किया था, दूसरा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था, तीसरा जो हम किए थे उसमें ट्रिग्नोमेट्री किए थे। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर हैं, तो दोनों हमने कर लिए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी कर लिए हैं। तो आज से हम ट्रायंगल इसमें पढ़ने वाले हैं। तो डेली के 2 वीडियोस, यानी एक चैप्टर के 2 वीडियोस, और पर डे एक वीडियो जा रहा है। डेली का एक वीडियो जा रहा है, तो पर डे एक वीडियो जा रहा है। तो इतना सब हमने कवर कर लिया है, आज ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पीछे चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप प्ले करके देख सकते हैं। तो आज हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे ट्रायंगल होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रायंगल क्या होता है, तो देखिए ट्रायंगल को डिफाइन करने से पहले आपको आना चाहिए पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है, जैसे क्योंकि अभी हम इसकी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे, वैसे अगर आपसे ट्रायंगल की डेफिनेशन पूछा जाए, अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, कहते हैं कि अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विच हैज 3 साइड्स, विच हैज 3 साइड्स। तो ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है, पॉलीगन यानी बहुभुज, एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। तो पॉलीगन क्या होता है, अगर क्लियर हो जाए तो हम ट्रायंगल क्लियर कर सकते हैं। पॉलीगन एक ऐसा बहुभुज जिसको कहते हैं, यानी जिसमें कई सारी साइड्स हों। कई सारी साइड्स का मतलब है कि उसमें 2 से ज़्यादा, अगर कोई कोई आकृति ऐसा शेप अगर बना है जिसमें 3 या 3 से अधिक साइड्स हैं, 3 या 3 से अधिक साइड्स अगर हैं, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं अ शेप, हालाँकि यहाँ क्लोज्ड शेप लिखा जाएगा, अ क्लोज्ड शेप विच हैज़ 3 और मोर साइड्स, 3 और मोर साइड्स, उसको हम पॉलीगन बोलेंगे। ये लिख सकते हैं ट्रायंगल की डेफिनेशन में, अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन व्हिच हैज 3 साइड्स, जिसमें 3 साइड्स होंगी वो ट्रायंगल कहलाएगा। या इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं, अगर हम पॉलीगन शब्द इस्तेमाल ना करें तो ये भी लिख सकते हैं कि अ ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर। ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर, ये हम एक प्लेन में बना रहे हैं, एक समतल में बना रहे हैं, बाउंडेड बाई 3 साइड्स, बाउंडेड बाई 3 साइड्स कह सकते हैं या लाइन कह सकते हैं, 3 लाइन्स। तो किसी समतल में बनी एक ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो या 3 रेखाओं से घिरी है। जो ये देखिए इसमें 3 रेखाएं हैं, अगर हम इसको ए बी सी माने, ए बी सी माने, तो इसमें ए बी रेखा है, बी सी रेखा है और सी ए रेखा है, 3 रेखा है। ये जो जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं 2 रेखाएं आपस में, ए बी और ए सी, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये सब आपने पढ़ा है, लेकिन हम एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और ये साइड होती हैं, जो लाइन्स होती हैं एसी, ये साइड होती हैं। 3 साइड हो गए, एक एसी हो गया, एबी हो गया और बीसी हो गया। आप इसको 2x स्पीड में भी देख सकते हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं पहले से तो देख सकते हैं। तो हमने बताया ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स, ये लिख सकते हैं, या ट्रायंगल इज अ पॉलीगन व्हिच हैज 3 साइड्स, ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल में होता क्या है, 3 साइड्स होती हैं, जैसे ए बी, बी सी और सी ए हो गया। 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और 3 वर्टेक्स होते हैं, ए बी और सी। वर्टेक्स हमने बताया जहां 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो वर्टेक्स कहलाएगा, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। इतना तो सबको पता होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। टाइप जब भी हम पढ़ते हैं तो ट्रायंगल को पढ़ने से पहले टाइप्स जो पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पढ़ते हैं, यानी भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरा हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल,
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें पहला क्या होता है? इसमें पहला होता है इक्विलैटरल। इक्वी मतलब होता है सेम, समान, और लैटरल मीन्स होता है साइड। लैटरल साइड को बोलते हैं लैटरल। तो इक्विलैटरल यानी अगर 3 भुजा है उसमें तो तीनों समान होंगी। तीनों भुजाएं अगर समान हो तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और दूसरा होता है आइसोसेलस। सेलस स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल। और तीसरा है स्केलेन स्केलेन ट्रायंगल। तो 3 होते हैं इक्विलैटरल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। दूसरा आइसोसेलस, 2 साइड्स आर इक्वल। स्केलेन ट्रायंगल जिसमें तीनों में से कोई साइड्स आपस में बराबर नहीं होती हैं, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल इसमें भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 टाइप के इसमें बनते हैं। एक्यूट एंगल मतलब जिसके सारे कोण न्यून कोण हो तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। सारे कोण मतलब 3 कोण होते हैं तो तीनों कोण, किसी त्रिभुज की अगर तीनों कोण एक्यूट एंगल हैं, न्यून कोण है, तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और अगर किसी त्रिभुज के कोई एक कोण अगर ऑब्ट्यूज है यानी अधिक कोण है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें एक ही हो सकता है, 2 वैसे भी नहीं हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल आप जानते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो कोण तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो किसी ट्रायंगल के 2 कोण 90 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 2 कोण अगर 90 से ज्यादा हो जाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। आप बना के देख लीजिएगा, हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। 2 एंगल किसी ट्रायंगल के आप 90 से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। तो अगर कोई एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई एक कोण 90 हो जाए किसी त्रिभुज का तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये एक कोण 90 अगर हो गया तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। 2 कोण 90 नहीं हो सकते। आप सोचिए कि ये भी 90 हो जाए, ये भी 90 हो जाए तो नहीं हो सकता। ये 90 अगर आप कहिए ये भी 90 हो जाए तो नहीं हो सकता, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये 90 हो जाए तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो एक ही हो सकता है 90। तो ये हमने टाइप से देखा क्या, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो साइड्स के बेस में 3 हमने देखा, इक्विलैटरल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होते हैं, आइसोसेलस जिसमें 2 साइड बराबर होते हैं, और स्केलेन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमने देखा एक्यूट एंगल जिसमें सारे कोण यानी तीनों कोण न्यून कोण हो। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें कम से कम एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो। तीसरा राइट एंगल जिसका कम एक कोण जो है वो 90 हो तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये था बेसिक्स। ट्रायंगल होता क्या है, सामान्य सा हमने परिचय देने की कोशिश की। आप लोगों ने पहले भी इससे क्लासेस में पढ़ा होगा। अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर की ओर कि इसमें पढ़ना कैसे है। मेन इसमें है सिमिलर फिगर्स। पहले सिमिलरिटी हमको पढ़ना है ना, सिमिलरिटी हमको पढ़ना है तो पहले हमको पता होना चाहिए सिमिलर मतलब क्या होता है। ये सिमिलरिटी पढ़ना है और बहुत ही इसमें डिटेल में पढ़ना है सिमिलरिटी। तो सिमिलर फिगर किसको कहेंगे? जैसे आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, इसको हम पहला मान रहे हैं, इसको दूसरा मान रहे हैं और इसको तीसरा मान रहे हैं। 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तीनों देखिए केवल साइज का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। 3 साइड इसमें है, 3 साइड इसमें है और 3 साइड इसमें है। केवल साइज का अंतर, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है। इसी तरह से सर्किल में भी देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, कोई अंतर है इसमें? हाँ, एक ही अंतर है, साइज का अंतर है। ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। तो इसमें इसको बोलते हैं सिमिलर है दोनों। सिमिलर कब बोलेंगे अभी हम कंडीशन देखेंगे, लेकिन अभी हम मोटा मोटा देख रहे हैं कि सिमिलर यानी दिखने में देखिए ये सिमिलर है। हाँ, साइज में नहीं सिमिलर है लेकिन दिखने में सिमिलर है। जैसे ये दिख रहा है वैसे ही ये दिख रहा है, वैसे ही ये दिख रहा है। इसी तरह सर्किल में भी देखिए दिख सेम रहे हैं लेकिन साइज का फर्क है बस। इसको बोलते हैं सिमिलर। 2 फिगर अगर सिमिलर हैं यानी वो दिखने में हूबहू वही लग रहे हैं, साइज का अंतर है। कैसे? अगर हम इसको फैला दें, अगर इसको स्ट्रेच कर दें इस वाले को तो हम ये पा जाएंगे, और अगर इसको स्ट्रेच कर दें तो हम ये पा जाएंगे। इसी तरह से इसको हम अगर थोड़ा सा श्रिंक करेंगे या थोड़ा सा और इसको छोटा करेंगे तो हम ये पा जाएंगे, और इसको थोड़ा सा श्रिंक करेंगे तो ये पा जाएंगे।
तो सिमिलर फिगर्स की क्वालिटी यही होती है इस कि एक से दूसरे पर पहुंचा जा सकता है भुजाओं को बढ़ाकर। तो वो हम फिर उसको कहेंगे कि सिमिलर फिगर है। आप जैसे अगर ये है ट्रायंगल और एक ट्रायंगल हम ऐसे बना दें, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसको हम सिमिलर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसको बढ़ा के हम कभी भी ये नहीं पाएंगे, इसकी भी भुजाएं बढ़ाएं, इसकी भुजाएं बढ़ाएं तो कभी ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या इसको बढ़ा के हम कभी ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरिटी के बेसिक मतलब ऐसे भी लगाया जा सकता है कि एक से दूसरी चीज अगर उसमें थोड़ा सा हम छेड़खानी करें, छोटा या बड़ा करें, तो हम दूसरे पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं दूसरे पर, इसका मतलब दोनों सिमिलर नहीं है। जैसे आप कोई बोतल खरीदिए, एक खरीदिए, आप कभी गए होंगे ट्रेन वगैरह से, तो एक बोतल खरीदिए 20 रुपए वाली, और एक बोतल खरीदिए सेम कंपनी की खरीदिए, एक बोतल खरीदिए 10 रुपए वाली। तो आप देखेंगे दोनों जो है सिमिलर हैं, केवल साइज का अंतर है, छोटी बड़ी है, एक आधा लीटर वाली है, ये आधा लीटर वाली है, और ये 1 लीटर वाली है। तो दोनों में क्या अंतर पाते हैं? सेम कंपनी की आप खरीदिएगा तो आप पाएंगे कि दोनों हैं समान। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो इस ये वाली हम प्राप्त कर सकते हैं, और अगर इसको छोटा कर दिया जाए तो ये वाली पा सकते हैं। तो ऐसे फिगर्स को बोलते हैं सिमिलर फिगर। समझ पा रहे हैं आप? इसी तरह हर चीज में आपको सिमिलरिटी दिखती होगी। कोई चीज अगर सिमिलर है तो उसको छोटा बड़ा फिर ऐसे देखेंगे तो आपको सिमिलरिटी दिखेगी। लेकिन हमको सब नहीं देखना है, हमारी जो चर्चा है वो ट्रायंगल्स तक ही सीमित है। हमें केवल ट्रायंगल की सिमिलरिटी देखनी है और उसके अलग अलग कंडीशंस देखने हैं। अगर कोई सिमिलर है तो कितनी तरह की कंडीशंस बनती हैं, हमको यही देखना है। तो आई होप सिमिलरिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिमिलर होने का मतलब क्या होता है, ये आपको व्यवहारिक रूप में थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है हम उस पर अब पहुंचते हैं धीरे धीरे। पढ़ना क्या है? हमको केवल ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है बस, बाकी नहीं पढ़ना है। अगर कोई भी पॉलीगन हो, जैसे हम अगर यहाँ बनाए, मान लीजिए ये पॉलीगन है, ये ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। मान लीजिए पॉलीगन में ही सब अलग अलग होते हैं। पॉलीगन में अगर पॉलीगन हमने क्या बताया, कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 3 या 3 से अधिक साइड्स हो और वो इनक्लोज्ड हो। तो ट्रायंगल आता है पहले। ट्रायंगल अगर 3 साइड्स है तो ट्रायंगल हो जाएगा, 4 साइड है उसकी उसी को क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। क्वाड्रिलेटरल 5 साइड है उसी को पेंटागन बोल देते हैं। पेंटागन 6 साइड है तो उसी की हेक्सागन बोल देते हैं। हेक्सागन बोल देते हैं। और 7 साइड है तो उसी को हेप्टागन बोल देते हैं। हेप्टागन 8 साइड है तो ऑक्टागन। तो ऐसे ही ये पॉलीगन्स के टाइप हैं। सबसे छोटा जो होता है वो ट्रायंगल होता है, 3 ही साइड होते हैं। 4 साइड होगा तो क्वाड्रिलेटरल होगा, 5 साइड होगा तो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ क्या बता रहे थे, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में भी कई टाइप के होते हैं ना, जैसे ट्रायंगल में हमने कई टाइप पढ़ा, तो वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में कई टाइप होते हैं। तो ये रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ABCD, और ये है PQRS। अगर दो रेक्टेंगल हैं तो दो रेक्टेंगल हमेशा एक दूसरे के जो है सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ये बराबर होते हैं। क्या? अंदर के एंगल सारे बराबर होते हैं। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। केवल भुजाएं आपस में जो है छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो AB और PQ अलग अलग हो सकती हैं, BC और QR अलग अलग हो सकती हैं। ये हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसी को हम कांग्रुएंट बोल देते हैं, सर्वांगसम बोल देते हैं। कांग्रुएंसी आप लोग चेक करना सीखे होंगे 8वीं और 9वीं में ही। यहाँ ज्यादा फोकस सिमिलरिटी पर किया गया, क्योंकि सिमिलरिटी की एप्लीकेशंस बहुत हैं। कांग्रुएंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सिमिलर दिखाना आपको आना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि हमको पॉलीगन बहुत सबके नहीं पढ़ने, हमको केवल ट्रायंगल का पढ़ना है, तो हम ट्रायंगल पर ही अपनी पूरी चर्चा को सीमित रखते हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहे जाएंगे, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस ये है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स
इक्वल होने चाहिए। अगर हम माने इसको ए, इसको बी और इसको सी, इसको मान ले पी क्यू आर, तो ट्रायंगल अगर ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर हम इसको सिमिलर कह रहे हैं, अगर इसको कह रहे हैं कि इसमें दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल पी है। और एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल क्यू है। और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल आर है। तो एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों बराबर होना चाहिए। तो दूसरा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इनके जो संगत भुजाएं हैं उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे ए बी, इधर अगर ए बी लेंगे तो इधर पी क्यू, ए बी और पी क्यू का रेशियो जो आए वही बी सी और क्यू आर का आना चाहिए, वही बी सी और क्यू आर का आना चाहिए। और वही रेशियो ए सी और पी आर का आना चाहिए, ए सी और पी आर का आना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जो है वो रहती है। पहली, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर हम कह रहे हैं कि सिमिलर हैं, तो पहली कंडीशन ये है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। दूसरा ये है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल में होंगे, यानी उनका अनुपात बराबर होगा, उनका रेशियो बराबर होगा। अगर ये दोनों हैं तभी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है, ये सिमिलरिटी का साइन है, ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये कंडीशन होती है कि अगर ये है, अगर ये दोनों कंडीशन बन रही हैं तभी हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अभी हम प्रूव करेंगे, थोड़े से और आगे सवाल लगाएंगे तो थोड़ा सा प्रूव भी करेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि अगर किसी ट्रायंगल अगर दो ट्रायंगल हैं, सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हैं, जैसे ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और भुजाओं का रेशियो बराबर है पी क्यू आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और ए बी और पी क्यू का रेशियो जो है वही बी सी और क्यू आर का हो, वही ए सी और पी आर का है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि क्या है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। इसी का जस्ट उल्टा, उल्टा का मतलब ये है कि अगर हम अब इसका उल्टा चलें, अगर दो ट्रायंगल हैं, हम कह रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल अगर हम माने, उसी का उल्टा जो अभी हम किए हैं उसी का उल्टा, ए बी सी पी क्यू आर। अब हम कहें कि इफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर कह दिए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों कंडीशन, फिर हम कहेंगे कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा, नहीं, कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा और कोण सी कोण आर के बराबर होगा। और इनके भुजाओं का रेशियो ए बी पी क्यू का जो रेशियो होगा वही बी सी और क्यू आर का रेशियो होगा, वही ए सी और पी आर का रेशियो होगा। तो ये दोनों उसका उल्टा भी होगा। तो अगर हमने कहा, पहला क्या कहा था कि अगर एंगल्स के, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और भुजाओं का रेशियो बराबर है, भुजाएं सेम प्रोपोर्शन में हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसका जस्ट उल्टा हम क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो भुजाओं के रेशियो भी बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। तो दोनों तरह से आपको आना चाहिए। अगर सिमिलरिटी, अगर आपको समझना है ठीक से तो दोनों तरह का आना चाहिए। अगर कोण बराबर और भुजाओं का रेशियो बराबर है तो ट्रायंगल सिमिलर, और अगर ट्रायंगल सिमिलर तो कोण बराबर और भुजाओं का रेशियो बराबर होना चाहिए। सबसे और जरूरी चीज है इसमें, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ सवाल लगाएंगे, उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करेंगे। जैसे दो अगर ट्रायंगल दिए गए हैं, आपको ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसको लिखने का एक तरीका होगा। कैसे हम लिखेंगे, जैसे ए बी और सी यहाँ दिया गया है और पी क्यू आर ये दिए गया है। अगर हम कहें कि एंगल ए बराबर एंगल सी है, एंगल ए बराबर एंगल पी है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, एंगल सी बराबर एंगल आर है,
और भुजाओं का रेशियो भी हम चलिए दे रहे हैं कि बराबर है। ए बी और पी क्यू का रेशियो जो है वही बी सी और क्यू आर का है, और वही ए सी और पी आर का है। ये इतना है। तब हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये लिखना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर थोड़ा सा इसमें करेंगे ए बी सी ट्रायंगल, हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं। जैसे पी क्यू आर लिख लिए हैं तो इसको पी आर क्यू नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्यों? अगर हम ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि देखिए इधर से ए बी तो जो बराबर है वो उसी के करस्पॉन्डेंस में आना चाहिए। जैसे ए बी का रेशियो किसके साथ? पी क्यू के साथ, तो ए बी इधर, इधर पी क्यू देखिए आ रहा है ना, बी सी इधर तो इधर क्यू आर, आखिरी के दो क्यू आर, और ए सी तो इधर पी आर, ए सी और पी आर। अब देखिए इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसमें अगर ए बी लेंगे, ए बी का रेशियो पी आर के साथ लेना पड़ेगा, तो क्या ये सही है? ए बी और पी आर के रेशियो क्या बराबर है? ए बी और पी आर कहाँ बराबर है? नहीं बराबर है, तो इसलिए इसको नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा ये कि देखिए एंगल भी तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ए देखेंगे तो एंगल ए एंगल पी की करस्पॉन्डेंस था, बी आर की करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। ये गड़बड़ हो गया कि नहीं? जबकि बी क्यू के बराबर था, ये देखिए बी क्यू के बराबर था। तो इसीलिए लिखने का तरीका जो है उसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा जिस सीक्वेंस में चीजें दी गई होंगी। एंगल का सीक्वेंस भी बराबर आना चाहिए, भुजाओं का रेशियो भी बराबर आना चाहिए। तो हम एक बार चेक कर लेंगे लिखने के तुरंत बाद या लिखने के तुरंत पहले कि हमने जो लिखा है वो सही है या नहीं है। तो वो रेशियो आना चाहिए बराबर। तो इसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे अगर हम दें यहाँ पे ए बी सी और यहाँ लिखें एल एम एन, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल। अगर हम लिखें बी सी ए, ये किसके सिमिलर होगा? हम मान के चल रहे हैं कि ए वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है। तो बी सी ए किसके सिमिलर होगा? अगर आपसे पूछे जाए बी सी ए किसके सिमिलर होगा, तो बी वाला एंगल किसके बराबर है? एल के बराबर है। सी वाला एंगल किसके बराबर है? एम के बराबर है। एल एम एन, ये होगा लिखने का तरीका। तो सही रिप्रेजेंटेशन ये होगा, बी सी ए वो सिमिलर होगा एल एम एन के। तो आई थिंक इतना यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो ट्रायंगल से हम शुरू किए थे बेसिक चीजें कवर करते हुए, अब हम आ गए हैं थोड़ा सा, अब सवाल लगाएंगे, सवाल पे आ गए हैं। जैसे कह रहा है, अभी तक जितना समझाया उसी पर बेस पूरी सवाल है। ये कह रहा है कि देयर आर टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, और दोनों सिमिलर हैं, दिए गए हैं। तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर, ध्यान देंगे आप लोग। अब जो जो दिया है हम यहाँ पे डिटेल लिख रहे हैं। ए बी दिया है 6.5 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया है 10.4 सेंटीमीटर। इसका जो है पेरीमीटर दिया है एबीसी का 60 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर पूछा है, ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर पूछा है। दिया क्या है हम वो लिख लेंगे। गिवन है क्या? ट्रायंगल एबीसी वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। और बाकी जो दिया था हमने इसमें लिख दिया है, ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिएगा, पेपर में आप लिखेंगे तो गिवन में जितना कुछ होगा सब लिख देंगे। हमने यहाँ फिगर में ही लिख दिया है। अब हमको करना क्या है इसमें? हमको पेरीमीटर बताना है। किसका? हमको निकालना क्या है? निकालना है हमको पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी या फिर पी आर, यही निकालना है, यही पूछा है, ठीक है। ये निकालने के लिए हम अभी अभी पढ़ के आए हैं क्या, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो है संगत भुजाओं का अनुपात या साइड्स का प्रोपोर्शनल रेशियो जो है वो समान होता है, या साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू, ये हमेशा बराबर होगा बी सी अपान क्यू आर। हम ये डायग्राम से ही लिख रहे हैं कि ए बी अपान पी क्यू होगा, बी सी अपान क्यू आर होगा, और ए सी अपान पी आर होगा। ये बराबर होगा ए सी अपान पी आर के, ठीक है। तो अगर कहीं से हमको वैल्यू मिल जाए, क्या दिया क्या है ये भी तो लिखेंगे ना।
कि दिया क्या है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दिया है 60, ये 60 दिया है ना। हमको निकालना क्या है, पी क्यू क्यू आर और आर पी, ये निकालना है। तो देख लीजिए इसको, मान लीजिए इक्वेशन 1 कैसे करेंगे। तो एक हमको दिया है ए बी और पी क्यू की वैल्यू दिया है, तो ए बी और पी क्यू की अगर वैल्यू दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर बराबर ए सी अपान पी आर। तो अगर इनका रेशियो इनके बराबर है, इनका रेशियो इनके बराबर है, तो सारे रेशियो आपस में बराबर होते हैं ना। जो रेशियो ए बी और पी क्यू का है वही रेशियो बी सी और क्यू आर का है, तो बी सी और क्यू आर की जगह पे हम लिख सकते हैं ना, ए बी कितना है 6.5 बटे 10.4 लिख सकते हैं। तो इसको 65 बटे 104 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, हम अगर ए बी बी सी और सी ए को पी क्यू क्यू आर और आर पी के टर्म में लिख दें तो इसी से हमको आंसर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से ए बी निकालें, यहाँ से इसको इसके बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से ए बी बराबर कितना निकल के आएगा, 65 बटे 104 पी क्यू लिखा जा सकता है। पहले बी सी निकाल लेते हैं, ये यहाँ से अगर उसको बराबर करेंगे तो बी सी अपान या बी सी बराबर क्या लिखेंगे, 65 बटे 104 क्यू आर। और तीसरा क्या है, ए सी, यहाँ से ए सी अगर निकालेंगे तो ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 65 बटे 104 65 बटे 104 पी आर लिखा जा सकता है। ये देखिए, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया और सी ए निकल गया, ए सी निकल गया। अब इन्हीं वैल्यूज को हम इसमें रख देंगे। इसमें अगर वैल्यू रख दीजिए, देखते हैं अगर हम यहाँ स्लाइड नहीं है, यही लिखना पड़ेगा। आप लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 65 बटे 104 तो सब में है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 65 बटे 104 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी या फिर पी आर, कुछ भी लिख सकते हैं। ये बराबर कितना होगा 60, ये बराबर 60 के हैं, तो पी क्यू क्यू आर और पी आर या फिर आर पी लिख देते हैं, इक्वल टू कितना आएगा 60 गुणे 104 बटे 65। इसका आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे, 13 पचे 65 और 13 इंटू 8 104, 5 12, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ 12 12 अट्ठे 96, तो इसका आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना निकल के आएगा, ये आएगा 96। तो देखेंगे आप, सवाल कठिन नहीं है, सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर थोड़ा सा इसमें अगर आप धैर्य रखते हैं, वो चीजें जो पढ़ा रहे हैं उसको आप समझ के चलते हैं, तो आप इसको कर ले जाएंगे। मेन इसमें देखिए, पहले जो दिया है वो पता करना चाहिए, दिया क्या क्या था हमने यहाँ डायग्राम पे लिख दिया, और निकालना क्या है उन दोनों पे, मतलब एक समझ होनी चाहिए कि हमको निकालना क्या है, फिर वहां तक पहुंचेंगे कि जैसे हमको ये निकालना था पी क्यू क्यू आर और आर पी, और ए बी और पी क्यू का रेशियो दिया था, तो हमने यहाँ से सारी वैल्यूज को जो है ए बी बी सी और ए सी को जो है हमने पी क्यू क्यू आर और पी आर में कन्वर्ट कर लिया, तो वहां से हमने वैल्यू पुट करके ये निकाल दिया। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक सवाल इसमें से और करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये एक बहुत छोटा सा सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल है। कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं एबीसी और ईडीएफ। अब देखिए, अब इसमें गलती नहीं करना है, एबीसी गलती नहीं करना है, कैसे, जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अभी पढ़ाए थे उसी तरह से बनाना है। अब इसका मतलब एंगल ए एंगल ई के बराबर है, तो एंगल ए जहाँ है वहाँ एंगल ई आएगा, और एंगल बी जहाँ है वहाँ एंगल डी आएगा, ये और बी डी के बराबर है, ये यहाँ डी आएगा। और इसी तरह सी जो है वो किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है, तो यहाँ एफ आएगा। यही मतलब होता है लिखने का। तो ये हमने लिख दिया, और दिया क्या था, ए बी 5 दिया था, ए सी कितना दिया था 7 दिया था, और डी एफ 15 दिया है, और डी ई 12 दिया है। तो बाकी भुजाओं की लंबाई पूछा था, तो रिमेनिंग साइड्स का लेंथ पूछा था। दिया क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई डी एफ, ये सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, सारे रेशियोज लिख सकते हैं। तो ए बी का रेशियो ई डी के साथ जो होगा ए बी अपान ई डी, इसी तरह से ये बराबर होगा बी सी अपान
इधर इधर के दो तो इधर के दो, DF ये बराबर होगा AC अपान, तो यहाँ से आखिर आखिर के EF ये होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके भुजाओं का रेशियो जो है वो समान होता है। इतना लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए बस। AB कितना दिया है 5, ED कितना दिया है, ED दिया है हाँ 12 दिया है, हो गया। BC हमको निकालना है, तो यहाँ BC अपान DF दिया है, हाँ DF दिया है 15, यहाँ 15 लिख देंगे इक्वल टू AC 7 दिया है और EF हमको निकालना है, बस हो गया। एक बार इन दोनों को बराबर कर देंगे, एक बार इन दोनों को बराबर कर देंगे, वैल्यू निकल आएगी। पहले दूसरे को हम बराबर करेंगे तो कितना आएगा, BC अपान 15 इक्वल टू 5/12, तो BC बराबर यहाँ से कितना आएगा 5/12 गुणे 15, कितना आ गया 3 चौके 12 3 पचे 15, ये 25/4 आया, 25/4 आया। इसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं, 4 छंग 24 2 5 ये आएगा BC, इतना निकाल सकते हैं आप। BC इतने सेंटीमीटर आ गया, और इन दोनों को अगर बराबर करेंगे 7/EC बराबर 5/12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो EC बराबर कितना आएगा, EC बराबर 7 गुणे 12/5 यही आएगा। 7 गुणे 12/5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 7 84, 84 और 5 16 5 80, हाँ ये आएगा 16.8 ये आएगा, ये आप कर लेंगे अब। ठीक है, आसान सा एक सवाल था, तो इसको कैसे किए हैं समझ लीजिए। हालांकि समझ में आ गया होगा, एक बार हम बता दे रहे हैं कि दो ट्रायंगल थे, सिमिलर थे, कुछ के साइड्स दिए गए थे और बाकी के पूछा था, तो हमने वही लगाया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि भुजाएं आपस में संगत, उनका अनुपात बराबर होता है, तो सारे अनुपात हमने बराबर कर दिए बस। उसके बाद हमने इधर उधर करके पक्षांतर कर दिया, वैल्यू निकाल लिया। अब जो मेन चीज पढ़नी है, जो थोड़ा सा समझने वाली चीज है बिल्कुल, वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो ये समझ में आना चाहिए कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती क्या है। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। ये कह रहा है कि कोई अगर ट्रायंगल, ये कह रहा है हम बनाते चल रहे हैं, कोई अगर ट्रायंगल है, कोई अगर ट्रायंगल ABC है, a line drawn to one side ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू वन साइड, किसी भी एक रेखा के पैरेलल, जैसे AB के पैरेलल हो सकता है या AC के पैरेलल हो सकता है या AB के पैरेलल, किसी भी एक रेखा के पैरेलल अगर है, और अगर पैरेलल है, अगर हम जैसे हम BC के पैरेलल खींचे तो हम ऐसे खींच सकते हैं, तो वो दो रेखाओं को, जो बाकी दो रेखाएं हैं, देखिए दो पॉइंट्स पर कट कर रही है कि नहीं कट रही, कर रही है ना, हम मान रहे हैं इसको D पे कट कर रही है और इसको E पर कट कर रही है। तो अगर किसी एक रेखा के पैरेलल रेखा खींची जाती है तो वो दो, जिन दो अलग अलग साइड्स पर कट करते हैं, यहाँ D पर और E पर कट कर रहा है, तो कह रहा है कि अब ये जो कट की है जैसे D पर और E पर, इनके रेशियो, जैसे यहाँ से AD और DB का रेशियो जो होगा वो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। ये इसमें कह रहा है कि ये होता है। हमको प्रूव क्या करना है, इसमें हमको प्रूव करना है कि AD और DB का जो रेशियो होगा वही AE और EC का रेशियो होगा, ये हमको प्रूव करना है। यही इतना लिखा था स्टेटमेंट में कि अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की किसी एक भुजा के पैरेलल कोई भुजा खींची गई है, तो वो दूसरे दो भुजाओं को, त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन पॉइंट्स पर कट करती है, तो उनके रेशियोज आपस में बराबर होते हैं, यानी AD और DB तो AE और EC सेम रेशियो में डिवाइड करती है या काटती है। ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए अब हम करेंगे क्या, हमको इसमें थोड़े से कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। हम इसको यहाँ से मिलाएंगे, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि प्रूफ बहुत जरूरी है, हो सकता है पेपर में ना आए लेकिन बहुत जरूरी प्रूफ है। इसको यहाँ से मिलाएंगे, सॉरी इसको यहाँ से मिलाएंगे, और एक काम करेंगे कि यहाँ हम इस पर परपेंडिकुलर यहाँ से डालेंगे, ई से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे और डी से इस रेखा पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ये
ये कंस्ट्रक्शन है, ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है? हम लिख नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं केवल कैसे-कैसे हम ये हैं। अब देखिए इसमें कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए डी बी ई एक ट्रायंगल बन रहा है, डी ई सी एक ट्रायंगल बन रहा है और ए डी ई एक ट्रायंगल बन रहा है। दिख रहा है आपको? हम इन्हीं ट्रायंगल्स के जरिए जो है प्रूव करेंगे। जैसे अगर हम निकालें, अगर हम निकालें एरिया, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई आपको दिख रहा है, ये ऊपर का ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई, और निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल बी डी और ई। इसका अगर ट्रायंगल का एरिया निकालें, आप जानते हैं एरिया कितना होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, सबको पता है, यही हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 ए डी ई, क्या ए डी ई, इसमें बेस क्या है, बेस ए डी होगा। हाइट कितनी होगी, हाइट देखिए ये हम यहाँ नाम दे देते हैं एफ और जी, ठीक है? तो इसकी हाइट कितनी होगी, ई एफ होगी, ए डी, इसकी हाइट देखिए ई एफ होगी, ये परपेंडिकुलर है तो उसकी हाइट कितनी होगी, ई एफ होगी, ये हो गया। इसी तरह से बी डी ई 1/2 बेस बी डी ई, इसमें बेस क्या होगा, बेस आप देखिए ये है बी डी, बेस है बी डी, इतना आपको दिख रहा होगा, बी डी बेस है और इसकी हाइट कितनी, हाइट ये है ई एफ, इसकी हाइट ई एफ, इसकी भी हाइट क्या है, ई एफ है। तो बाकी सब तो कट जाएंगे, तो यहाँ निकल क्या है, ई एफ से कट जाएगा, हाफ हाफ से कट जाएगा, तो निकल कितना है, ए डी अपॉन डी, नीचे डी बी या बी डी वही है, डी बी या बी डी इसको लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन इसको हम 1 मानते हैं, ठीक है? इसी तरह से, इसी तरह से हम अगर एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके साथ रेशियो लें, क्या डी ई सी, हमने कहा था एक बार, ये देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, अब इससे रेशियो लेंगे इस पूरे का, तो कितना आएगा, 1/2, ऊपर वाला तो वही रहेगा। ऊपर वाले को दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, ए डी ई, ए डी ई में अगर ए डी को हम मानेंगे क्या, बेस मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर हम बेस ए ई को मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा, जी डी या डी जी होगा, 1/2। एक बार इसको हम बेस मान रहे हैं, क्या ए ई को, अगर हम ए ई को बेस मानेंगे, बेस मानेंगे तो परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, ये वाला जी डी या डी जी। समझ पा रहे हैं? जैसे राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो अगर अगर हम इसको बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, और अगर इसको बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो वही यहाँ हो रहा है। तो इसको अगर हम लिखेंगे डी ई सी को, डी ई सी, अब ये वाला ले रहे हैं, डी ई सी ले रहे हैं, इसमें बेस कितना होगा, बेस ई सी होगा, बेस अगर ई सी होगा तो परपेंडिकुलर कितना होगा, डी जी होगा, वही होगा डी जी। अब ये डी जी कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, निकल कितना आया, ए ई अपॉन ई सी, ये निकल के, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए, अब ये निकल के आ गया, हमने इस छोटे ट्रायंगल से एक बार इस ट्रायंगल का रेशियो लिया एरिया का, फिर इसके बाद इसी ट्रायंगल का इस वाले से रेशियो लिया एरिया का, ठीक है? तो हमको दो कंडीशंस मिल गई हैं। इसमें थोड़ा सा समझना क्या है, देखिए अब इसमें हमने देखा था क्या, सिंस ट्रायंगल बी डी ई, कहाँ था ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई, हाँ बी डी ई और डी ई सी, यही हमने शुरुआत में ही बताया था कि ये दो ट्रायंगल, आप ध्यान से देखिए डी ई सी, ये क्या है, दोनों एक ही बेस पर हैं और दो पैरेलल रेखाओं के बीच में हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ हम समझा देते हैं, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे अगर बन रहा है, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये इसका बेस कुछ भी है, ए बी है, तो ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, और अगर इसी बेस पर कोई और ट्रायंगल बन रहा है ए बी पर ही, ये ऐसे इसी बेस पर ए बी, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, तो हमेशा इनके जो एरिया होंगे ना वो बराबर होंगे, इसके एरिया हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ ए बी सी का एरिया और
ए बी डी का एरिया ये बराबर होगा, ये बराबर होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दो अगर पैरेलल रेखाओं के बीच में कोई एंगल्स बन रहे हैं जिसका बेस सेम है तो उनके एरिया भी समान होते हैं। तो यहाँ हम वही लिख रहे हैं कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC स्टैंड ऑन अ सेम बेस, स्टैंड ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है? DE है, देख लीजिए सेम बेस DE, ये देखिए DE पर, देखिए DE पर देखिए ये भी बना है और ये भी बना है। यही हम उल्टा बना के दिखाए थे, अभी आपको बना के दिखाए थे, ये यहाँ बना के दिखाए, ये AB पर ये ऐसे बना, ये ऐसे बना है, बस यही है। सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम E, और दो रेखा पैरेलल रेखाओं के बीच में, देखिए D और BC दो पैरेलल रेखाओं के बीच में बना है, इसलिए दोनों का एरिया बराबर होगा। एरिया BDE हम करके आपको दिखा दिए हैं, वहां भी एरिया DEC दोनों बराबर होगा। बराबर होगा कि नहीं होगा? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 इसको 3 मान लीजिए, इक्वेशन 1 2 हम पीछे बनाए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों से अगर हम देखें तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर ऊपर के बराबर हैं और नीचे के आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो पहला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा AD, क्या था यहाँ पे, AD DB AE और EC, हाँ AD DB ये बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। ये हो गया, बस यही प्रूव करना था हमको, यही प्रूव करना था कि AE AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। ये देखिए AD और DB EC और AE और EC के बराबर है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसी को कहते हैं, इसी को बोलते हैं थेल्स का प्रमेय, थेल्स थ्योरम इसी को बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसका प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ से ज़्यादा जरूरी, प्रूफ हालांकि जरूरी है लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी है उसको हम न्यूमेरिकल में समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस कैसे कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान से खुद से भी करिएगा, ठीक है, होमवर्क करिएगा, कहाँ पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, भूल क्यों गए, ये सारी कुछ देखिएगा कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ट्रायंगल्स बनते हैं जिनका बेस सेम है तो उनके एरिया भी सेम होते हैं। जैसे हम अगर ट्रायंगल ऐसे बनाए ये यहाँ से यहाँ तक, तब भी उसका भी एरिया इसी के बराबर होगा, या यहाँ कहीं बनाए ऐसे इसी बेस पर तो उसका भी एरिया समान होगा। तो ये थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए, ये सब आप खुद से करके देखिए। ये इतना हो गया क्या कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है। इसी का जस्ट उल्टा भी है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थोड़ा सा है, थोड़ा सा देख लीजिए आप, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। उल्टा क्या है, जैसे हम पहले कहे थे कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर किसी एक भुजा के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है जो दो भुजाओं को, बाकी दो भुजाओं को दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो उनके जो रेशियोज हैं वो सेम होते हैं, यानी इतना अपान इतना इक्वल टू इतना अपान इतना। ये है हमारा क्या, थेल्स थ्योरम। अब इसका उल्टा, उल्टा ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है और अगर इतना अपान इतना है और इतना अपान इतना है, तो हम कहेंगे कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर लाइन जाएगी वो हमेशा इसके पैरेलल होगी। ये है, पहले में क्या था, पैरेलल था, पैरेलल दिया था तो रेशियोज हमने बराबर कर दिए। दूसरे में कह रहा है कि रेशियोज बराबर है, पैरेलल दिखाइए, ये कह रहा है इसका उल्टा। तो अब हम कन्वर्स इसका प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम पहले सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ABC, ये कह रहा है, इसको ले रहे हैं D और इसको ले रहे हैं E, ठीक है। कह रहा है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दिया है, इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, ये दिया है। हम क्या पढ़ के आए हैं कि ये तभी बराबर होता है जब DE BC के पैरेलल होता है, लेकिन वो कह रहा है कि पैरेलल नहीं है। चलो हम मान लेते हैं कि ठीक है पैरेलल नहीं, हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, हम कह रहे हैं कि चलिए वो नहीं पैरेलल है, ये हम इसको F तक बढ़ा देते हैं, हमने कह रहा है कि DF पैरेलल है, बस हम नहीं मानेंगे कि DE पैरेलल है, हम मान रहे हैं कि DF पैरेलल है ऑन अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम F पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इक्वल टू लिख सकते हैं AF अपॉन FC लिखा जा सकता है, अभी अभी हम प्रूव करके आए हैं।
इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं, तो हम राइट हैंड साइड बराबर कर देंगे। ए अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी कर सकते हैं, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम अगली स्लाइड में करेंगे। इसमें अब एक एक जोड़ दीजिए। ए अपॉन ई सी है ना, तो ए अपॉन कितना था, ई सी था, इसमें 1 जोड़ दीजिए इक्वल टू इधर क्या था, ए एफ अपॉन एफ सी है, ए एफ अपॉन एफ सी, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा है वही राइट हैंड साइड में जोड़ा है, तो इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ई सी अपॉन ई सी, और यहाँ क्या हो गया, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। ए और ई सी क्या हो जाएगा, अगर आप ट्रायंगल में देखेंगे तो ए और ई सी दोनों मिलकर ए सी हो जाएंगे, ए सी हो जाएंगे, और ई सी यहाँ है। इसी तरह से ए एफ और एफ सी मिलकर ए सी हो जाएगा, ए सी और एफ सी। अब ध्यान से देखिए, ए सी और ए सी बराबर है तो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई सी इक्वल टू एफ सी लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये तो तभी बराबर है, आप डायग्राम से देखिए, कह रहा है कि ई सी और एफ सी बराबर है। ई सी और एफ सी कब बराबर होगा, वो तो तभी बराबर होगा ना जब ई और एफ दोनों सेम पॉइंट बन जाएंगे। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर कैसे हो सकती है। इसका मतलब जो हम माने थे वो गलत है। जो हम माने थे कि ये वाली लाइन पैरेलल होगी बीसी की, ये गलत है। इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। बस थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। अब ये कब होगा, इट इज पॉसिबल व्हेन, इट इज पॉसिबल व्हेन एफ कोइंसाइड विथ ई, एफ कोइंसाइड विथ ई, बस ये तभी संभव है। इसका मतलब दैट इज डी एफ कोइंसाइड विथ डी, डी एफ कोइंसाइड विथ डी, बस हेंस डी इज पैरेलल टू, हेंस डी इज पैरेलल टू, या ऐसे लिख देते हैं, हेंस डी पैरेलल टू बी सी। जो हम बताए थे वही हम केवल लैंग्वेज में लिख दिए हैं। बस हम बताए क्या थे कि अगर एफ सी ई सी के बराबर है, ये तभी हो सकता है जब एफ और ई दोनों एक ही पॉइंट हो। एक ही पॉइंट तभी होंगे। इसका मतलब हम जो माने थे कि डी एफ पैरेलल है वो गलत है। इसका मतलब डी पैरेलल है, डी पैरेलल है बी सी के। बस हो गया, प्रूव हो गया। ये है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कभी कभी पेपर में आ जाता है, पूछ लेता है, तो ये आपको आना चाहिए। अब इसके बाद हम सवाल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस 3-4 सवाल ही लगाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे सवाल लगाएंगे, जिससे सारे कॉन्सेप्ट जो है फिर से रिवाइज हो जाएंगे। कह रहा है कि ए बी सी किसी ट्रायंगल में पॉइंट पी और क्यू आर ऑन सी ए एंड सी बी। फिर कह रहा है 16 सेंटीमीटर सी ए की लेंथ है और सी पी की लेंथ है 10 और सी बी दिया है 30, सी क्यू दिया है 25। देखिए इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाइए। बी सी तो हमने बना दिया। कह रहा है कि पी क्यू वो क्या है, ए सी पर पी है और सी बी पर क्या है, क्यू है। इस तरह से ठीक है, बना लिया हमने, क्यू है। कह रहा है कि ए सी 16 है, सीधे सीधे कह रहा है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 16 है। सी पी 10 है, सी पी यानी यहाँ से यहाँ तक 10 है। हम सब लिख दे रहे हैं। सी बी कितना है, 30 है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 है। और क्या दिया है, सी क्यू दिया है, ये 25 है यहाँ से यहाँ तक। अब पूछ रहा है क्या पी क्यू पैरेलल है ए बी के कि नहीं। ठीक है, बता देंगे, क्या समस्या है। आप लोग जानते हैं क्या, अगर हम यहाँ से निकालें सी क्यू, कहाँ है सी क्यू, ये है सी क्यू अपान सी बी। अगर निकालें सी क्यू अपान सी बी, क्या निकल के आएगा, 25। सी क्यू 25 दिया है, सी बी कितना दिया है, सी बी दिया है 30। कितना निकल गया, 5/6 निकल गया। और अगर दूसरी चीज देखें कि सी पी इस वाले भुजा पे निकालें, सी पी और सी ए, सी पी अपान सी ए, ये कितना निकल के आया, 10/6।
16 CP अपॉन CA 10/16 कितना आया? 2 से कटेगा, 2 पंचे 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक। क्या दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं ना, CQ अपॉन CB नॉट इक्वल टू CP अपॉन CA। ये नहीं है। देखिए PQ AB के पैरेलल कब होगा? जब हम ये दिखा दें, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये हम दिखाएंगे कैसे। PQ AB के पैरेलल कब होगा? जब हम ये दिखा दें क्या, कि CP अपॉन PA ये बराबर है CQ अपॉन QB के। जब हम ये दिखा दें कि ये दोनों बराबर हैं, तभी ये पैरेलल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। या फिर हम दिखा दें कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। या तो हम ये दिखा दें कि ये बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है, या दिखा दें ये बराबर है, तो ये पैरेलल है। तो वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने CQ CB के रेशियो निकाला, CP CA का रेशियो निकाला, देखा दोनों बराबर नहीं है। ये एक स्टेप है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखिए, अब CB, इसका मतलब CB CQ, इसका मतलब हुआ CB CQ, ये भी बराबर नहीं होगा CA और CP के। आप इसी तरह से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप पूरी वैल्यू दिया है, आप रख के देख लीजिए, CB CQ दिया है ना, यानी इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा। इसी का हमने उल्टा ही तो लिखा है, CB CQ CA CP, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं होगा। यहीं से इसको जस्ट उलट दिए हैं। अब दोनों में क्या करिए, हम स्लाइड बदल लेते हैं। ये तो दूसरा सवाल आ गया, चलिए यही करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों में एक एक घटा दीजिए, CB CQ, यहाँ पे -1 करिए। देखिए, जब हम चाहे थे कि समान चीजें जोड़ते या घटाते हैं तो इक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं आता है। तो देखिए, हम यहाँ घटाए हैं, तो अगर बराबर नहीं थे तो अब भी बराबर नहीं ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, CB माइनस CQ अपॉन CQ, और ये कहाँ, इधर कितना आएगा, CA माइनस CP अपॉन CP। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, उतना कठिन नहीं कि हम इसको बार बार बताते चलें। CB में से अगर CQ घटाएंगे, आप यहाँ देखिए, CB में से अगर CQ घटाएंगे तो बचेगा क्या, BQ ही तो बचेगा। तो इसको QB लिख सकते हैं, QB भी लिख सकते हैं, QB अपॉन CQ नॉट इक्वल टू QB अपॉन CQ नॉट इक्वल टू, यहाँ CA में से अगर CA में से CP घटाएंगे तो क्या बचेगा, AP ही तो बचेगा। AP या फिर PA, जो मर्जी लिखिए, अपॉन CP। ये देखिए, इसी को हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, इसी को उलट के लिख दीजिए। क्या, उलट के लिख दीजिए, CQ अपॉन QB नॉट इक्वल टू CP नॉट इक्वल टू CP अपॉन CP अपॉन ये PA है, CP अपॉन PA। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, हेंस या सो PQ नॉट पैरेलल टू AB। इसका मतलब PQ AB के पैरेलल नहीं है, बस ये यहाँ से आ जाएगा। तो कैलकुलेशन देखिए इसमें है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें वो है समझने लायक। अगर आप समझ रहे हैं तभी आप इसमें कैलकुलेट भी कर पाएंगे, अगर आप समझ नहीं रहे तो कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे।